Good morning, student. As in the last video, we have discussed about the introduction of computer language, and we have also discussed about the first generation language. So in this video lecture, we will start second generation language, that is assembly language. So let's see what is given in the second generation language. So assembly language uses mnemonic code. देखिए यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो निमोनिक होगा, ठीक है। यहाँ पे एम साइलेंट होगा, यहाँ पे एम साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे निमोनिक कोड। असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड और सिंबल्स इन द प्लेस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है। ज़ीरो और वन हम कहाँ पे यूज़ किए थे? ये हम यूज़ किए थे मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में आता है, जो कि ज़ीरो और वन होता है। लेकिन जब हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, वहाँ पे हम बाइनरी फॉर्म को यूज़ नहीं करते। मतलब वहाँ पे ज़ीरो और वन के जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? सिम्बॉल या फिर निमोनिक कोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज से, तो असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है। फॉर एग्जांपल, इन द मशीन लैंग्वेज इफ़ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इज़ 0010, इट इज़ इक्विवेलेंट इन द असेंबली लैंग्वेज ऐड। मतलब ये है कि अगर हम मशीन लैंग्वेज में जैसे हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड करने के लिए हम कमांड दे रहे हैं क्या उसको? 0010। मैंने पहले ही बताया था कि मशीन लैंग्वेज में हम बाइनरी फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ज़ीरो और वन। तो मशीन लैंग्वेज जो ऐड को क्या समझेगा? वो 0010। तो ये होता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हम ऐड को सिंपली हम क्या लिखेंगे? ऐड ही लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के कंपेरिजन में थोड़ा सा ईजी हुआ, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू वर्क विथ असेंबली लैंग्वेज वेयर सिम्बॉलिक मेमोरी एड्रेस आर यूज रेदर देन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सिंस अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हमारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर को केवल एक ही लैंग्वेज समझ में आता है। वो कौन सा लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अलावा और वो किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में हम असेंबली लैंग्वेज समझ रहे हैं, तो असेंबली लैंग्वेज हमको तो समझ में आएगा, लेकिन वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है ए, और यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है बी, ठीक है। जो पर्सन ए है उसको मान लेते हैं कि एक लैंग्वेज आता है, उसको आ रहा है इंग्लिश आता है। और ये जो पर्सन बी है उसको मान लीजिए वो चाइनीज़ आता है उसको, ठीक है। तो जैसे अगर ए को बी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो क्या होना चाहिए? इसको इंग्लिश आ रही है, अगर इसको बी से कम्युनिकेट करना है तो इसको क्या सीखना पड़ेगा? चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अगर बी को ए से कम्युनिकेट करना है तो क्या सीखना पड़ेगा? उसको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं कि ना तो इसको चाइनीज़ आ पा रहा है, ना तो इसको इंग्लिश आ पा रहा है। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि मान लीजिए एक और पर्सन ले लेता हूँ। वो पर्सन का नाम क्या है? सी है। ये जो सी है उसको इंग्लिश भी आता है और उसको चाइनीज़ भी आता है। तो वो क्या करेगा? ये ए वाला बंदा सी से बात करेगा, किस में? इंग्लिश में। तो ये क्या करेगा? ये जो सी वाला पर्सन है वो क्या करेगा? इंग्लिश समझ लेगा, क्योंकि उसको इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों आ रहा है। तो इंग्लिश में समझ लिया। अब वो क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करके वो ये जो चाइनीज़ पर्सन है उसको वो समझाएगा, ठीक है। वैसे ही जो बी वाला है, जो चाइनीज़ पर्सन है, वो चाइनीज़ में बोलेगा इससे, और बोलने के बाद ये समझ जाएगा, क्योंकि इसको इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों आता है, तो वो चाइनीज़ समझ जाएगा। और समझने के बाद वो क्या करेगा? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ए को समझा देगा। तो देखिए, तो यहाँ पे ए और बी का जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें सबसे मेन रोल किसका है? ये जो बीच वाला है, जो सी है, जिसको इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों आ रहा है, ठीक है, उसका मेन रोल है। इसकी वजह से ही ये दोनों क्या हो कर पा रहे हैं, इन लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सेम उसी तरीके से हम समझते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को। यहाँ पे आप हैं, समझ जाइए कि ये आप हैं, और यहाँ पे ये कंप्यूटर है। आपको कौन सा लैंग्वेज आ रहा है? आपको असेंबली लैंग्वेज आ रहा है। लेकिन ये कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज आता है? केवल मशीन लैंग्वेज आता है, ठीक है। आपको असेंबली आ रहा है और इसको केवल मशीन लैंग्वेज ही आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको मशीन का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो बीच में क्या आता है? एक ट्रांसलेटर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? एक ट्रांसलेटर आएगा। इस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर।
इस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। अब ये असेंबलर क्या करता है, जो हम असेंबली लैंग्वेज इसको देंगे तो ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ये मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो समझ में आया कि असेंबली लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। वो जो ट्रांसलेटर ही क्या कहलाता है, असेंबलर। और असेंबलर एक तरह का ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ट्रांसलेटर प्रोग्राम known as assembler were developed to convert assembly language program into machine language। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जिसका नाम है असेंबलर। उसका नाम क्या है, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। आप अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए कि जो कंप्यूटर होता है उसको केवल एक ही लैंग्वेज आता है, कौन सा, मशीन लैंग्वेज। अगर फर्स्ट जनरेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेकंड जनरेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। वही ट्रांसलेटर क्या है, यहाँ पे असेंबलर है। ठीक है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। A program written in assembly language is called the source program and the program converted into machine language by the assembler is called the object program of the object code। ठीक है, मतलब जो असेंबली लैंग्वेज से हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, और उसके बाद जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करने के बाद जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, जो शुरू में बनाते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम, और जो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें मशीन लैंग्वेज से तो ये थोड़ा सा तो वैसे आसान होता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है, इसमें भी टाइम कंजप्शन होता ही है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम लो लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं। ठीक है ना, तो दो टाइप की जो लैंग्वेज है कौन कौन से, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा टफ होता है इसको सीख पाना। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं हो गया कि बहुत ही हाई फाई होता है, इसको सीखना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। इसको सीखना बाकी जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है उससे सीखना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, सो अ प्रोग्राम रिटन फॉर अ कंप्यूटर इन दिस लैंग्वेज इज़ यूजलेस फॉर अदर कंप्यूटर। जैसा मशीन लैंग्वेज में भी मैंने आपको बताया था, उसका डिसएडवांटेजेस ये था कि अगर हम मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर पे लिखते हैं तो उसका यूज़ हम दूसरे कंप्यूटर पे नहीं कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज के साथ भी वैसा ही है कि एक कंप्यूटर में यूज़ किए तो दूसरे कंप्यूटर के लिए वो यूजलेस है। ठीक है, therefore such programming languages were developed which are not dependent on internal working of the computer, and programs written in those languages for a one computer may be executed on other टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो। उसको हम बोलेंगे पोर्टेबिलिटी। मतलब इसीलिए क्या हुआ, एक नए लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ जिसमें हम क्या करेंगे, किसी एक कंप्यूटर में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम हम सारे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। दे आर ऑल्सो यूज़र फ्रेंडली। सम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर, कुछ एग्जांपल हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है सी, सेकंड है C++, उसके बाद जावा, उसके बाद है .NET। तो ये सब कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल है। ये एक यूज़र फ्रेंडली होता है, इसको सीखना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। In high level programming language, some selected words of English and common mathematical symbols are used to write instruction। ये आसान इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ बस इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और मैथमेटिकल सिम्बॉल्स का ही यूज़ करते हैं, जो कि हम जनरली अवेयर होते हैं ये सारी चीज़ों से, तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज सीखना आसान होता है। In this language, programming is much easier than low level language, although programs written in this language are also translated into computer machine language। ठीक है, जैसा कि मैंने असेंबली लैंग्वेज में ही बताया था कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है,
वो ट्रांसलेटर का नाम क्या था, असेंबलर। वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए भी अपने को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। दिस ट्रांसलेशन इज़ डन बाय सम स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक क्या होता है, इंटरप्रेटर, which are part of the computer software. Error in programs written in high level language are easier to find and remove. डिबगिंग पहले आपको बताया था। डिबगिंग क्या होता है कि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को फाइंड करना और उसको फिर रिमूव करना, वो क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। तो मशीन लैंग्वेज में थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम के साथ डिबगिंग करेंगे तो वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तब तक के लिए बाय।